Hi, hello everyone. In our previous class, we have discussed about or discussed up to this function of board of director है ना। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आगे करते हैं यहाँ से हम डिस्कस। हमने देखा था कि जो की फंक्शंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, हमने दो फंक्शंस देख लिए थे। इससे पहले हमने जो ये होता है जो डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख लिया था। आई होप वहाँ तक आपको समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @ कुशांक एम। ठीक है, कुशांक एम। यहाँ पे हम आपको कोई भी होता है डिस्कशन करना है वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखो। थर्ड जो है हमारा फंक्शन क्या आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो की फंक्शंस के अंदर आता है, सिलेक्टिंग, कंपनसेटिंग, मॉनिटरिंग एंड व्हेन नेसेसरी रिप्लेसिंग की मैनेजरियल पर्सन एंड ओवरसीइंग सक्सेशन प्लानिंग। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। आप इसके अंदर इतना सा पॉइंट याद रख सकते हो कि हम सिलेक्ट करते हैं की मैनेजरियल पर्सन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है नहीं याद रहेंगे, तो जो है मेन चीज़ वो याद कर लो। जो टू बी ट्रूथफुल की जो भी चीज़ है वो इतनी नहीं हो पाती यार, जो भी कोई भी कुछ भी बोलो। देन तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि हम सिलेक्ट करते हैं key managerial person. Then aligning key managerial person and remuneration of board of director with the longer term interest of the listed entity and its shareholders. तो जो भी हमारे मैनेजरियल पर्सन है, ठीक है, और उनकी जो रेमुनरेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनको हम किससे अलाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं जो भी हमारी लिस्टेड एंटिटी के या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट होते हैं उनसे मिलाते हैं। देन हम ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, विद द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, मतलब सभी तरीके के उसके अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ पाए। एक्सपीरियंस, नॉलेज, पर्सपेक्टिव, जेंडर इन द बोर्ड डायरेक्टर, सभी तरीके की चीज़ें होंगी। अलग अलग एक्सपीरियंस हो, अलग अलग नॉलेज हो, अलग अलग तरीके की थॉट्स हों, तो सारी चीज़ें हो सके, अलग अलग जेंडर्स हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल मेल रख दिया, फीमेल फीमेल हो गई सारी, ऐसा नहीं करना। हमें सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के अंदर करना है ताकि सभी तरीके के पर्सपेक्टिव उसके अंदर आ सकें। देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, मैनेज करने हैं जितने भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। देन ensure the integrity of listed entities accounting and financial reporting system। इतना सा पॉइंट याद कर लो, मोर देन एनफ है कि हमें क्या इंश्योर करना है कि इंटीग्रिटी इंश्योर हो जो भी हमारी लिस्टेड एंटिटी है उसकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर। देन ओवरसीइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन, जो भी हम डिस्क्लोजर का प्रोसेस है या कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको ओवरसी करेंगे। एंड मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। तो ये है हमारे पॉइंट। इसमें से अगर आप 6 पॉइंट्स भी अच्छे से याद रखते हो तो दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि दो पहले हमने याद किए, देन हमने ये वाले 6 याद किए। फिर उसके बाद हमारे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। इन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या आते हैं हमारे सामने। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस the listed entity, ensure effective monitoring for the management and shall be accountable to the listed entity and its shareholder। तो मेनली आप ये याद कर सकते हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देनी है लिस्टेड एंटिटी को। तो ये क्या करेगी, गाइडेंस करेंगे स्ट्रेटेजिक। देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट कल्चर सेट करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर सेट करेंगे, ये वाला पॉइंट याद रख लो। सेकेंड, members of the board of directors shall act on fully informed basis in good faith with due diligence and care in the best interest of listed entity and the shareholders। तो members कैसे काम करेंगे, जो बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ऑन फुल इन्फॉर्म्ड बेसिस पे करेंगे, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक्ट करेंगे गुड फेथ के अंदर, विद ड्यू डिलीजेंस, अपनी पूरी केयर लेते हुए, इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेनली आपने फुल इन्फॉर्म बेसिस वाला पॉइंट याद रखना है। Then board of directors shall encourage continuing directors training to ensure that member of board of director are kept up to date। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, encourage continuing director training, ये वाला पॉइंट याद रखना है। पूरी पूरी लाइन तो वैसे भी याद नहीं रहेगी, तो ये इतना सा आप की वर्ड इसका याद रखोगे, आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या encourage करना है, कंटिन्यूइंग डायरेक्टर ट्रेनिंग encourage करनी है। देन फिफ्थ पॉइंट आप याद कर सकते हो कि जहाँ पे डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इफेक्ट कर सकते हैं अलग अलग शेयर होल्डर ग्रुप्स के डिफरेंटली, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल ट्रीट शेयर होल्डर्स फेयरली। तो ये वाला याद कर लो कि उनको कैसे ट्रीट करना है, शेयर होल्डर्स को फेयरली ट्रीट करना है। इनको आप अंडरलाइन कर लेना अपने मॉड्यूल में एंड याद कर लेना। एंड मॉड्यूल्स आर द बेस्ट थिंग। अगर आपको कोई और कुछ बोलता है तो आई डोंट नो, और आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट एज पर मी मॉड्यूल्स आर द बेस्ट थिंग जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो।
Then board of directors shall maintain high ethical standards and shall take into account the interest of stakeholders. तो board of directors को क्या करना है, high ethical standards maintain करने हैं और interest of stakeholders का ध्यान रखना है। तो ये वाला भी पॉइंट याद कर लोगे ना, high ethical standards, तो that is more than enough. Then the board of directors shall exercise objective independent judgment on corporate affairs. तो यहाँ पे क्या करना है कि वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इतनी लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो। Then the board of directors shall consider assigning a sufficient number of non-executive members of the board of directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is potential for conflict interest. तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करेंगे, कंसीडर असाइनिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये याद कर लोगे। और मे भी हो सकता है कि आप ये वाली बात फिर लिख दो क्योंकि माइंड में रहेगा, क्योंकि इससे लिंक्ड है ना, बट इतना भी लिख दोगे तो याद रखोगे तो दैट इज मोर देन एनफ। तो यहाँ पे हमारे 8 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। देन ये बहुत सारे हैं, इतने सारे याद भी नहीं रहेंगे 14 तक, तो 5-6 पॉइंट याद रखो, काफ़ी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हम देख रहे थे, किसका, रेगुलेशंस देख रहे थे ना, रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर। सेबी तो बाहर ही आएगा, ये मैंने इसको ब्रैकेट बना दिया, एलओडीआर इसके ऊपर आएगा, है ना। तो हम ये देख रहे थे, ये ब्रैकेट हटा दो। तो रेगुलेशन किसके देख रहे थे, रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर, जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी, हम दो चीज़ें फॉलो करेंगे। एक हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो हमें दिए गए हैं डिस्क्लोजर्स के, जो ईओस्को के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन हमारी सेकंड चीज़ क्या दी गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिए गए हैं, जो OECD के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये वाले हम चल रहे थे हमारे, हमने ये देख ली सारे कितने हैं। तो रेगुलेशन 4 कवर कर लिया, कंपनीज एक्ट अलग अलग जगह पे आता रहेगा। देन हमारे पास क्या था कि जो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके लिए क्या था, हमारे पास RBI था और उसके सर्कुलर्स वगैरह जो आते रहेंगे वो फॉलो करने होंगे, और इसके बाद जो इनके पर्टिकुलर स्पेशलाइज एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, वो फॉलो करने होंगे। ये चीज़ देखी थी हमने। तो अब इसी के ऊपर आ रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे करनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे स्ट्रॉन्ग बैकबोन है इकोनॉमी के, तो इसके अंदर ना ये वाले याद कर सकते हो सीधा, जो हमारे मेन आते हैं। देखो ये अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे पर्टिकुलर एक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज एक्ट्स होते हैं ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे गवर्न होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये सारे हमारे स्पेशलाइज एक्ट हैं जो उसमें बोल रहा था। अब देखो सबसे पहले हमारे सामने आती है गांगुली कमेटी रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन सी वाली, गांगुली कमेटी। ये आपसे स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि गांगुली कमेटी के अंदर क्या रिकमेंडेशंस हुई थी बैंकिंग रेगुलेशंस को लेकर, ठीक है। फिर उसमें भी आपसे स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि जो रिकमेंडेशन हुई थी उसमें से जो सभी बैंक को रिकमेंडेशन हुई थी वो क्या हुई थी, ऐसे करके आगे हमारे सामने आएंगी कि स्पेसिफिकली जो और भी हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या क्या लिस्ट है रिकमेंडेशंस की। तो ये क्या है, सभी बैंकों के लिए है, कोई भी बैंक हो, कोई कोई मैटर नहीं करता, सभी बैंकों के लिए। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए गांगुली कमेटी ने, ठीक है। ये गांगुली कमेटी कौन थी, डॉक्टर गांगुली ग्रुप था, उनके बेसिस के ऊपर ये बनाई गई थी। तो उसी के अंदर उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो है। तो क्या सबसे पहले उन्होंने जो सभी बैंकों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उन्होंने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बोर्ड होगा वो क्या क्या चार मेजर चीज़ें फुलफिल करेगा, 4 मेजर फुलफिल चीज़ें करेगा, क्या क्या, ओवरसीइंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक। सबसे पहले क्या करेगा, रिस्क प्रोफाइल को ओवरसी करेगा, क्या करेगा, रिस्क प्रोफाइल को ओवरसी करेगा। देन आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। देन मॉनिटरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स बिजनेस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये आप ये कर सकते हो कि मॉनिटरिंग द इंटीग्रिटी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, मॉनिटरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस। तो जो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बोर्ड है वो पहले क्या चीज़ कर रहा है, पहले वो अपना रिस्क प्रोफाइल देख रहा है, अपने बैंक का रिस्क प्रोफाइल देख रहा है कि कितना रिस्क है। देन वो इंटीग्रिटी मॉनिटर कर रहा है कि कितनी इंटीग्रिटी है। देन इंश्योरिंग द एक्सपर्ट मैनेजमेंट। फिर वो क्या इंश्योर करेगा कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट हो, जो उसका जो उसकी जो उसका बैंक है उसके अंदर एक्सपर्ट मैनेजमेंट हो, जो मैनेजमेंट लोग कर रहे हो वो एक्सपर्ट हो। एंड देन एट द एंड बट ही विल इंश्योर एंड मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है मैक्सिमाइज हो। तो चार चीज़ें क्या हो गई, पहली चीज़ हमारी क्या हो गई, वो पहले क्या देखेगा, रिस्क प्रोफाइल देखेगा, ओवरसी करेगा उसको, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, वो इंटीग्रिटी को मॉनिटर करेगा। तीसरी चीज़ क्या करेगा कि जो उसका मैनेजमेंट है वो कैसा हो, एक्सपर्ट हो। और चौथी चीज़ क्या करेगा, जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं सबसे पहले।
ठीक है, जो गोंगली कमेटी ने सभी बैंकों को दिए थे, उसमें से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए थे, तो पहला क्या था कि जो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बोर्ड है वो इन 4 मेजर रूल्स को फुलफिल करेगा, ये वाले जो 4 मेजर रूल्स हमने किए हैं। ठीक है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है शुड इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करेंगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड एंड एवरी डायरेक्टर शुड बी फैमिलराइज ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक बिफोर हिज इंडक्शन कवरिंग द फॉलोइंग एसेंशियल एरियाज। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस चीज़ को देखेंगे, वो इंश्योर करेंगे जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, वेल डिफाइंड है, और हर एक डायरेक्टर जो है, जो भी डायरेक्टर को नया लगता है, नया जैसे अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको फैमिलराइज किया जाएगा उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड, कि उसको काम क्या करना है, उसकी इंडक्शन से पहले, जब भी उसको लगाया जा रहा है उससे पहले उसको फैमिलराइज किया जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसको कवर की जाएंगी कि जिसको सारी इतनी नॉलेज हो, कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू वेरियस अथॉरिटीज बाय द बोर्ड, की बोर्ड ने किस किस अथॉरिटीज को क्या क्या डेलीगेशन कर रखी है पावर्स की। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द इंस्टीट्यूशन, की क्या उनका प्लान है, तो फर्स्ट थिंग, देन सेकेंड थिंग, थर्ड की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। देन फाइनेंशियल एंड अदर कंट्रोल सिस्टम, तो सारे के सारे जो कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे, साथ में फाइनेंशियल के बारे में बताएंगे। देन इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो ये 5 चीज़ें बतानी कि मार्केट का इकोनॉमिक फीचर कैसा है, और जो ये बैंकिंग सेक्टर है इसका कॉम्पिटिशन कैसा है इस पर्टिकुलर बैंक का बाकी बैंकों से। तो ये 5 चीज़ें जो है उनको कवर करनी है। पहले क्या हो गया कि ये 4 मेजर रूल्स अपने कवर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद अगर कोई डायरेक्टर आ रहा है, नया डायरेक्टर आ रहा है, तो वो इन 5 बातों को उसको बताई जाएंगी उसके आने से पहले। ठीक है, आई होप अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इसको देख के फिर याद करोगे हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग कि धीरे धीरे चले, तो आपको सारी चीज़ें याद होती रहेंगी जब आप एक बार बैठोगे तो करने। देन ये सभी बैंकों के लिए है क्या, जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। देखो पहले हमें क्या बताया इसने, सभी बैंकों के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी है ना। तो दो मेनली बताई हैं, ए एंड बी, उसके अंदर 4 पॉइंट और इसमें 5 पॉइंट है। ये अब इतने सारे पॉइंट होते हैं ना, बार बार रिवाइज करते रहोगे, जब बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, की क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो लोगों की बता रहा है, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अभी जब हमारा आगे चैप्टर आएगा डायरेक्टर्स का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, सब कौन कौन डायरेक्टर्स क्या काम होते हैं, वो सारे वहाँ डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैव अ प्रोमिनेंट रोल इन इंडक्शन एंड सस्टेनिंग अ प्रोएक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स इन द बैंक्स। तो इनका मेन क्या रोल है, इंडक्शन एंड सस्टेनिंग अ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, मतलब गवर्नेंस को मेन करने का, इंडक्शन को करने का इनका मेन रूल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। तो ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो इसको अंडरलाइन करके। देन in order to familiarize the independent non-executive director with the environment of the bank, banks may circulate among a new director a brief note on the profile of the bank। तो जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे बैंक क्या कर सकता है, उनके बीच में एक ब्रीफ नोट जो है वो सर्कुलेट कर सकता है, जिसके अंदर वो बैंक की प्रोफाइल शेयर करेंगे। The subcommittees of the board, their role, details, delegation of powers, the profiles of the top executive, सब चीज़ें बताएंगे उसके अंदर। तो इतना सा ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लो, ये याद रखना। Then it would be desirable for the bank to take an undertaking from each independent and non-executive director to the effect that he she had gone through the guidelines defining the role and responsibility। तो उनसे एक अंडरटेकिंग ले लो, एक एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हाँ उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रीड कर ली हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। तो यहाँ पे इतना सा अंडरलाइन कर लो, अंडरटेकिंग ले लो हर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कि उन्होंने गाइडलाइंस जो है पढ़ ली है, इतनी लाइन अंडरलाइन कर लो, ये आप जो है बार बार रिवाइज कर सकते हो। देन आती है थर्ड थिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की। ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया, क्या बताया कि नीड बेस्ड ट्रेनिंग करनी है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमें बनाना है, सेमिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से नीड बेस्ड ट्रेनिंग करनी है। मे बी डिजाइन बाय बैंक्स टू acquaint their directors with emerging development challenges facing the banking sectors, and participation in such program would make the directors more sensitive to the rule। तो अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने रूल को ज़्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। जैसे चेंजेस आते हैं ना, कितने सारे डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि अब जैसे अब कोई नया चेंज आया तो उसकी क्या है, नीड है ना, कि ये चीज़ें जो है डायरेक्टर को पता होनी चाहिए, तो उसका ही क्या करो, उसके लिए क्या करो, उनको एक्विंट करो उससे,
जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स करके, सेमिनार्स करके, वर्कशॉप्स करके उनको एक्वेंट करना है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बीइंग कंपनी सेक्रेटरी हम सबसे जल्दी अपडेट होते हैं चीज़ों से। तो ये हमारा काम है कि हम कंपनी, जो भी कंपनी है, बिकॉज बैंक इज ऑल्सो कंपनी, तो उनको हम इन सब चीज़ों से अपडेट रखें, ठीक है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब मेन रोल किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। वी आर कंप्लायंस ऑफिसर्स। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हमें डायरेक्टर्स को मैनेज करना है, क्योंकि डायरेक्टर्स को भी तो लॉ की नॉलेज थोड़ी ना है। लॉ की नॉलेज तो आप लोगों को ही है या हम लोगों को ही है। तो हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। इसलिए जितने भी डायरेक्टर्स, कोई नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उनकी नीड बेस्ड ट्रेनिंग करानी है आपको। ठीक है, तो अभी से जब आप पढ़ रहे हो तो सोच के चलो दैट यू आर कंपनी सेक्रेटरी और आप ये सब चीज़ें करोगे। अभी बस आप बन जाओगे तो आपको ये करना है। तो आप ऐसे सोच के चलो कि अभी आपको 2 महीने बाद कोई कंपनी मिलने वाली है, एंड आप बस उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करोगे। जिस भी सेक्टर में आप जाओगे, जैसे बैंकिंग में जाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस है वैसे तो। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ करनी है डायरेक्टर्स की। देन हाँ, बोर्ड शुड इंश्योर, बोर्ड को क्या इंश्योर करना होगा कि जो डायरेक्टर्स हैं आर एक्सपोज टू द लेटेस्ट मैनेजरियल टेक्निक्स। जो भी नई एकदम मैनेजरियल टेक्निक्स चल रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं बैंक के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में, वो सारी उनको पता है। यानी कि आईटी से उनको अपडेट रहना है। जितनी भी टेक्निक्स नहीं आ रही है मार्केट में, उन सबसे उनको अपडेट रखना है। तो ये भी जो है आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करके अपडेट कर सकते हो, या वैसे भी आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। While RBI can offer certain training programs, seminars in the regard of its training establishment, large banks may be conduct such program in their own training centers. तो यहाँ पे ये एक तरीके की रिकमेंडेशन ही इन्होंने दी है कि जैसे आरबीआई जो है ना, वो भी ये सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा सकता है, लेकिन जो बैंक बहुत बड़े बड़े खुद ही हैं, एसबीआई जैसे बैंक हो गए, आईसीआईसी जैसे बैंक हो गए, वो अपने इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो खुद ही कंडक्ट करा सकते हैं। बाकी कई बैंक्स होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते, तो उस केस के अंदर जो आरबीआई है वो वहाँ ऑफर कर सकते हैं कि हम आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये वो रिकमेंडेशन उनको दी गई है। तो आरबीआई भी ये सारी चीज़ें करा सकता है। सबमिशन ऑफ रूटीन इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, ये आरबीआई के प्रोग्राम से मुझे याद है जब हम छोटे थे, लाइक जब 12th क्लास में थे, लाइक आई वाज आल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो हम लोगों को आरबीआई लेके गए थे दिल्ली के अंदर। तो मेरा स्कूल दिल्ली में ही है, आई बिलोंग टू दिल्ली। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो हमारा भी एक इस तरीके का सेमिनार हुआ था जहाँ पे हमें मनी सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वहाँ पे क्या था कि सारे स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब मेरे को हुआ कि मेरे को भी क्वेश्चन पूछना है, और पूरा सेमिनार ना एंड होने वाला था। तो जब वो सेमिनार एंड होने वाला था ना, तो मेरे को था कि मेरे को बस क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है जो मेरे माइंड में आए। तो मैंने क्या किया, मैंने रेज हैंड किया, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है आप अपना क्वेश्चन पूछे। तो मैंने पूछा कि सर आई वांट टू ओपन माय ओन बैंक। तो जितने भी लोग थे वहां पे हंसने लग गए कि आपको, वो मेरे से पूछते कि आपको पता है कि कितने पैसे चाहिए होते हैं बैंक खोलने के लिए। तो आई वाज लाइक कि 500 करोड़। तो कहते कहाँ से लाओगे 500 करोड़? तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने थे उस वक्त, 700 थे, 500 थे, काफी साल हो गए उस बात को। तो तो वही बात थी, तो मैंने बोला मैं ना दूसरे बैंक से लोन ले लूंगा। तो कहते अच्छा वो तुमको अपने से compete करने के लिए देंगे, और वो क्यों देंगे आपको लोन? तो बस इतनी बात हुई थी, तो मेरे को यहाँ से याद आ गई, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो वाइल आरबीआई कैन ऑफर सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये बात हमारी हो गई थी। देन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो गांगुली कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। सबमिशन ऑफ रूटीन इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, कि जो भी रूटीन इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड को सबमिट की जाएगी। Reviews dealing with various performance areas may be put up to the management committee of the board, and only a summary on each of the reviews made by put to the board। अब देखो बोर्ड के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो हर एक चीज़ को खुद बैठ के एनालाइज करे, हर एक परफॉर्मेंस को देखे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बोर्ड है उसके सामने समरी रख रहे हैं उसकी, हर एक जो भी रिव्यू किया गया है, ये जितने भी परफॉर्मेंस एरियाज हैं, तो ये मैनेजमेंट कमेटी के सामने रख दिया बोर्ड की। एंड देन जो उसका समरी है वो सिर्फ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख दिया पीरियोडिक इंटरवल्स पे, कि भाई 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जो भी इंटरवल है उसके बाद उनको वो सबमिट कर दी जितनी भी परफॉर्मेंस एरियाज थे। तो जो बोर्ड है उनको क्या मिल जाएगा, और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि जो बाकी मोर स्ट्रेटेजिक इश्यूज है उनके ऊपर वो अपना टाइम दे पाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया कि उनको रूटीन बेसिस पे इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो गांगुली कमेटी की रिकमेंडेशन ही चल रही है। देन इन एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या बताया, इन्होंने बोला जो ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग शुड बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर्स। जो भी ड्राफ्ट मिनट्स होंगे ना, जो पहले मतलब मिनट्स बनने से पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा, वो डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड किया जाएगा, प्रेफरेबली विया द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल कॉपी के लिए प्रॉब्लम ही होगी। तो विद इन 48 hours of the meeting and rectification obtained from the director within a definite time frame। तो
जब भी आपकी मीटिंग होगी उसके विद इन 48 आवर्स क्या करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि ये काम आप ही करोगे, तो क्या करना है इस रिकमेंडेशन के हिसाब से कि आपको 48 आवर्स के अंदर ये जो मीटिंग हुई थी उसके जो आपने मिनट्स की बनाए थे उसके ड्राफ्ट, फाइनल फाइनल मिनट्स नहीं, उसका ड्राफ्ट जो है आप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करोगे। फिर वो क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी आपको रेक्टिफिकेशन करनी होगी तो उसके अंदर वो रेक्टिफिकेशन कर देंगे एक डेफिनाइट टाइम फ्रेम में, और फिर आप उसको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो। और इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए हो बोर्ड्स को, वो भी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ किया जाएगा तो मे भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स को ना आता उसके बारे में, तो उनको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस दी जाएगी। Then the board should review the status of the action taken on points arising from the earlier meetings till action is completed to the satisfaction of the board। तो बोर्ड क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा, बोर्ड क्या करेगा, रिव्यू करेगा उन चीज़ों के स्टेटस को कि कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, जो भी इससे पहले पॉइंट्स राइज हुए थे पिछली मीटिंग्स के अंदर, जैसे इससे पहले जो भी मीटिंग्स हुई थी, बोर्ड मीटिंग्स हुई थी या जो भी चीज़ हुई थी, तो वहाँ पे वो स्टेटस देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि क्या जो हमने पहले बातें डिस्कस की थी उनके ऊपर कोई पॉइंट एक्शन लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। ठीक है, till action is completed to the satisfaction of the board and any pending item should be continue to be put up as part of the agenda items before the board। और अगर कोई चीज़ रहती है तो उनको बार बार जो है उसके सामने लेके आना है, बोर्ड के सामने। ठीक है, देन कमेटी ऑफ बोर्ड, अब अलग अलग कमेटीज बनाई जाएंगी बोर्ड के अंदर। वो कौन कौन सी कमेटी, तीन कमेटी के बारे में रिकमेंड किया गया है, शेयर होल्डर रिड्रेसल कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड सुपरवाइजरी कमेटी। तो याद रखना है हमें SRS, यहाँ जो गांगुली कमेटी है उसने रिकमेंड किया है, ऐसे भी और कमेटीज आएंगी। तो ये जब बार बार रिवाइज करोगे ना तो याद होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप प्रोफेशनल लेवल पे हो तो टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ने में, तो आप बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। एंड देन अगर हमारा यहाँ पे आप आगे चल के बोलोगे तो हम यहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट करा लेंगे, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाओ, लाइक मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं, वो आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, उस बेसिस पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन की गई है गांगुली कमेटी के द्वारा जो बोर्ड के अंदर बननी चाहिए, एक शेयर होल्डर रिड्रेसल कमेटी, दूसरी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड सुपरवाइजरी कमेटी। अब देखो शेयर होल्डर रिड्रेसल कमेटी क्या करेगी, as communicated to banks wide circular DBOD notification number ये SEBI committee on corporate governance, the banks which have issued shares, तो जिन बैंक्स ने शेयर्स इशू कर रखे हैं, अच्छा ये नोटिफिकेशन ना SEBI ने दे ही रखी है, SEBI की भी ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो जो ऐसे बैंक जिन्होंने शेयर्स इशू कर रखे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं पब्लिक में, उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका चेयरमैन कौन होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, जो कि शेयर होल्डर्स के जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उनको रिड्रेस करेगा। तो ये जो है नोटिफिकेशन आ रखी है, ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, सेबी ने दे रखी है। देन एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी, तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1999 के अंदर, तो हर एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी। तो वो क्या करेंगे, द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सच कमेटी शुड बी स्पीडेड अप देयर रोल फर्दर स्ट्रेंथन। तो बस ये बता रहे हैं कि इस तरह की कमेटी बनानी है। एंड देन एक सुपरवाइजरी कमेटी बनानी है, इसका रोल क्या होगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा सुपरवाइजरी कमेटी का, एज एनविजेड बाय द ग्रुप विज मॉनिटरिंग द एक्सपोजर्स बोथ क्रेडिट एंड इन्वेस्टर। तो जो भी एक्सपोजर्स है ना कि जो बैंक को हो सकते हैं, उन सबको मॉनिटर करेंगे सुपरवाइजरी कमेटी, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो या इन्वेस्टर से रिलेटेड हो बैंक के। रिव्यू ऑफ द एडवोकेसी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स में बी असाइंड टू द मैनेजमेंट कमेटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी। तो ये इनका काम होगा सुपरवाइजरी कमेटी का। देन हमारा आता है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में। द फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड बाय द बैंक्स to the board of directors at regular intervals as may be prescribed by the board in this regard। तो ये डिस्क्लोजर्स करने होंगे बैंक्स को, बोर्ड के सामने डिस्क्लोजर्स करने होंगे। क्या क्या डिस्क्लोजर करने होंगे, प्रोग्रेस मेड इन पुटिंग इन प्लेस प्रोग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज फॉलोड बाय द बैंक। तो जो भी प्रोग्रेस हुई है उनकी किस चीज़ के अंदर, प्रोग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और साथ ही साथ जो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है जिसको बैंक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देन एक्सपोजर टू रिलेटेड एंटिटीज ऑफ बैंक, जो भी रिलेटेड एंटिटीज है बैंक की, उनके उनसे क्या एक्सपोजर हो रहा है उसके बारे में डिस्क्लोजर करना होगा बैंक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, जैसे कि डिटेल्स ऑफ लेंडिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, द असेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सच लेंडिंग इन्वेस्टमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एंड थर्ड थिंग क्या आती है, कंफर्मिटी विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की, इसके बारे में डिस्क्लोजर करना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कितना किया गया है। तो
इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा ना कि कमेटीज बनानी है, सब चीज़ें करनी है, तो उसके अंदर कंपोजिशन बताएंगे वेरियस कमेटी के, उनके रोल्स एंड फंक्शंस, कितनी वो मीटिंग कर रहे हैं, कंप्लाइंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके रिव्यू फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो एक तरीके से कन्फर्मिटी के बारे में बताना है। तो ये किसके लिए था? ऑल बैंक्स के लिए था। बैंक किसी भी तरीके के हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन किसके बारे में बताया? रिकमेंडेशन एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक सेक्टर बैंक। किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बताया। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन फ्लो बताया कि in order to improve manner in which the proceedings are recorded and followed up in public sector banks, they main initiate measure to provide the following information to the board. तो क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी होगी? अ समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द डायरेक्टर विच शुड बी सबमिटेड टू द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो जो भी एक समरी बनानी होगी, जो भी की ऑब्जर्वेशन की गई है डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर सबमिट की जाएगी। एंड सेकंड थिंग क्या करनी होगी? फर्स्ट हो गया, सेकंड थिंग क्या करनी होगी? a more detailed recording of the proceeding which will be clearly bring out the observations। तो एक ज़्यादा डिटेल्ड रिकॉर्डिंग करनी होगी प्रोसीडिंग्स की, जिससे कि एक क्लियर ऑब्जर्वेशंस की जा सके, डिसेंट्स एक्सेट्रा बाय द इंडिविजुअल डायरेक्टर विच कुड बी फॉरवर्डेड टू देम फॉर देयर कंफर्मेशन, जो कि उनके कंफर्मेशन के लिए उन तक भेजी जा सके। तो ये दो चीज़ें होगी इन्फॉर्मेशन फ्लो के बारे में बता दी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने करना है। देन कंपनी सेक्रेटरी रखना है इनको, क्योंकि उनको सारी कंपनी लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको पता होती है, फिड्यूशियरी रिलेशन होता है उनका। तो कंपनी सेक्रेटरी को रखना है इनको, उनके जो भी रूल्स हैं वो उनको करने देने हैं। और ये हो गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो पहले ऑल बैंक्स, देन पब्लिक सेक्टर बैंक, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर नॉमिनेशन करनी है डायरेक्टर्स की। तो यहाँ पे इसने बताया कि क्या फिट एंड प्रॉपर होगा। तो कुछ सर्टेन बोर्ड फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स फॉर डायरेक्टर्स बताएगा, उसको फॉलो करना होगा। जैसे कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद डिसाइड करेगा जाएगा कि वो फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है। तो इस चीज़ को असेस करने के लिए, इंटीग्रिटी को असेस करने के लिए, एंड सूटेबिलिटी को, फीचर्स लाइक उसके कैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है, सिविल एक्शंस कोई है या नहीं है, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ एडमिशन टू और एक्सपल्शन फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज, ऐसा तो नहीं हो रखा कहीं उसको किसी बॉडी से निकाल रखा हो, प्रोफेशनल बॉडी से। देन कोई सैंक्शंस अप्लाइड हो रेगुलेटर के द्वारा उसके ऊपर, प्रीवियस क्वेश्चनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएगी। तो इसके बाद देखा जाएगा कि वो फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये सारे सही अच्छे हैं, उसकी तरफ फेवर में क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, तो देन उसको हम बोलेंगे कि वो एक फिट एंड प्रॉपर है, जिसके अंदर हम उसकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेंगे, वेरिफिकेशन रिपोर्ट करवाएंगे उसकी मार्केट से, और ये सारी चीज़ें लेंगे। देन ये कुछ क्रिटेरियाज हैं which is involved in respect of nomination to the board of the public banks may also be followed for nominating independent non-executive directors on private sector banks। कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक करते हैं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट है मोस्टली क्या हो, ग्रेजुएट हो, नॉर्मली ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो, ठीक है। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जैसे कि फॉर्मर्स, डिपॉजिटर्स, आर्टिशियंस, इनको जब एज अ डायरेक्टर रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि हमें अलग अलग परस्पेक्टिव्स को डायरेक्टर्स के तौर पर रखना है। उसकी एज जो है वो कितनी हो? 35 से 65 साल के बीच में हो, क्योंकि 35 साल तक तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेगा ही वो, 35 ईयर्स तक तो। एंड 65 के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा जो एक पर्सन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, थोड़े से काम करने की चीज़ें होती हैं, वो कम हो जाती है। तो इस एज के बीच का पर्सन हूँ। देन उसके वो क्या ना हो, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की एमपी एमएलए ये सब ना हो। बट अदरवाइज ये जो लोग हैं एमपी एमएलए या एमएलसी क्या करेंगे, ये भी जो है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे, एंड दे विल अबाउट दीज पीपल। देन कॉमनलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये प्राइवेट बैंक के अंदर कह रहा है कि जो भी कम्युनिटी है, ये नॉर्मली कह रहा है, ये स्पेसिफिकली इनके लिए नहीं बोल रहा, ये नॉर्मली बोल रहा है कि जो भी कम्युनिटी होगी, मतलब जो कॉमन होंगे बैंक के डायरेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के एनबीएफसी जो होते हैं उनके लिए बोल रहा है, ठीक है। उनके बीच में कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है कि अगर जो डायरेक्टर्स हैं, in a case a director on the board of an NBC is to be considered for appointment as director on the board of the bank, की अगर NBFC का कोई डायरेक्टर है उसको कंसीडर किया जा रहा है कि उसको बैंक का डायरेक्टर रखा जाएगा, तो ये कंडीशंस होंगी तो फिर उसको रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात कि वो खुद ऑनर ना हो एनबीएफसी का, ठीक है। यानी कि उसकी जो होल्डिंग है उसके शेयर के अंदर एनबीएफसी के, वो 50% से ज़्यादा ना हो। देन वो रिलेटेड टू द प्रमोटर ना हो, एनबीएफसी जो है उसके रिलेटेड पर्सन ना हो उसके प्रमोटर के, और फुल टाइम एम्प्लॉय ना हो उसका एनबीएफसी का, और वो
द कंसर्न एनबीएफसी इज नॉट बोरोअर ऑफ द बैंक, की उस एनबीएफसी ने इस बैंक से कहीं पैसा ना लिया हो। तो ये जो अगर कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो एनबीएफसी का डायरेक्टर जो है बैंक का डायरेक्टर भी कंसीडर किया जा सकता है। अब ये बता रहे हैं कि क्या कंपोजिशन होगी बोर्ड की, बोर्ड में कैसे कैसे लोग होंगे। तो in context of banking becoming more complex and competitive, the composition of board should be commensurate with the business needs of the bank, कि जैसे भी needs है business needs उसके हिसाब से होना चाहिए। तो कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल बाय इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन्स रखे जाएं, जिसके अंदर एफर्ट्स किए जाएं कि हिस्टोरिकल स्किल्स हों उस पर्सन के पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हों, मतलब कि जो भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, सिस्टम्स के बारे में नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन, क्रेडिट रिकवरी एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कंसीडर किया जाए इन सजेशंस को जब बोर्ड का कंपोजिशन किया जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसने रिकमेंड की थी, गांगुली कमेटी ने रिकमेंड की थी। आई होप आपको गांगुली कमेटी समझ आई होगी। देन हमारे सामने आती है बेसिल कमेटी। बेसिल कमेटी ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये अराउंड 13 प्रिंसिपल्स हैं जो कि दिए गए हैं। एंड देन हमारे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आते हैं, जिसके बेसिस पे डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, जो कि 2019 के अंदर आए हैं। तो वो क्या क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे कि एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिस्क्वालिफिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने जो है गांगुली कमेटी की है, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद बेसल कमेटी, वी विल सी ऑल 13 प्रिंसिपल्स एंड वी विल गो विद दीज फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ पीएसबीज। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @Kushal। सो आई होप आपको इतना समझ आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।